तो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर टेक्निकल डिस्कनेक्टिविटी। तो जब भी हम लोग भूमि का मापन करते हैं, जब भी हम लोग लैंड का मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग हेक्टेयर में दर्शाते हैं। और किसी व्यक्ति के पास कितना हेक्टेयर जमीन है, उसके आधार पर कुछ वर्गीकरण किया गया है। How many hectares of land a person possesses, he is differentiated into certain categories. So you have categories of land holdings. भूमि जोत के भी आकार होते हैं। तो भूमि जोत के आकार को हम लोग जो है कुछ वर्गीकरण करने का कोशिश करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है ऑपरेशनल होल्डिंग्स, कार्यशील जोते, और दूसरा है कितना भूमि है, 4 हेक्टेयर भूमि है या आपके पास 6 हेक्टेयर भूमि है, तो उसको विभिन्न आकारों में हम लोग बांटते हैं। मींस द एक्सटेंट टू विच यू हैव लैंड होल्डिंग, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट of land holding is hectare, and based upon the number of hectares of land you have, you are classified into different categories. तो जरा हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं। यदि स्टूडेंट्स नहीं समझ में आए तो प्लीज रोक दीजिएगा। पहला कैटेगरी जो होता है उसको हम लोग मार्जिनल फार्मर्स या सीमांत किसान कहते हैं। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? दूसरा जो हम लोग कहते हैं वो है स्मॉल फार्मर्स या लघु किसान। ये पूरा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? लघु किसान। तीसरा है सेमी मीडियम या अर्ध मध्यम। चौथा है आपका मीडियम या मध्यम, और पांचवा है आपका लार्ज, यानी कि जो पांचवा है आपका लार्ज यानी कि बड़े किसान, यानी कि बड़े किसान। ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? तो कितने आपके पास भूमि है, कितने हेक्टेयर में भूमि है, इसके आधार पर आप मार्जिनल या सीमांत किसान हैं, आप स्मॉल फार्मर या लघु किसान हैं, आप सेमी मीडियम या अर्ध मध्यम हैं, आप मीडियम या मध्यम है, या लार्ज या बड़े किसान है। ये सारा मेजरमेंट हम लोग हेक्टेयर में ही करते हैं। सारा मेजरमेंट हम लोग हेक्टेयर में ही करते हैं। और जो सीमांत किसान हैं, इनको मान के चलिए 0.5 से लेके 1 हेक्टेयर तक है। यदि किसी किसान के पास 0.5 से कम हो या 0.5 हेक्टेयर हो और 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक आपके पास जोत हो, कृषि जोत हो, लैंड होल्डिंग्स हो, तो वैसे किसान को मार्जिनल या सीमांत किसान कहते हैं। दूसरे हो जाते हैं आपके लघु किसान या स्मॉल फार्मर्स। तो स्मॉल फार्मर्स या लघु किसान, किसी के पास यदि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि हो तो उसको हम लोग लघु किसान या स्मॉल फार्मर कहते हैं। तीसरे हैं आपके सेमी मीडियम या अर्ध मीडियम, वो है आपके 2 से 4 हेक्टेयर वाले। और आपके चौथे हैं मीडियम यानी मध्यम, तो मध्यम में 4 से 10 हेक्टेयर आते हैं। और
लार्ज या बड़े किसान 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले को लार्ज फार्मर्स, बिग फार्मर्स या बड़े किसान कहते हैं। तो ये है बच्चों आकार के आधार पर किसानों का वर्गीकरण। अ फार्मर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग्स ही और शी हैव। समझ में आया? इसके और भी वर्गीकरण है, जैसे अर्ध मीडियम को भी, मध्यम को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, लघु किसान को भी डिवाइड करते हैं, मीडियम को भी डिवाइड करते हैं, लार्ज फार्मर्स को भी पूरा वर्गीकरण करते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग उसके डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आकार के आधार पर हम लोग किसानों को 5 वर्गों में बांटते हैं। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? ये आपके चार्ट में दिया हुआ है, बना चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके पीडीएफ में है, ये आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, ऑपरेशनल होल्डिंग्स या किसानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, इसके आधार पर हम लोग बिहार का डाटा को देखते हैं। यदि बिहार का डाटा देखेंगे तो आपके कुल आबादी में, बिहार की जो कुल आबादी है, द टोटल पॉपुलेशन, इफ वी कंपेयर द टोटल पॉपुलेशन, देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन दे लिव इन रूरल एरियाज। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की आबादी की 85% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। सो 85% ऑफ द फार्मर्स इन रूरल आर इन रूरल बिहार। बिहार की आबादी की 85% भाग जो है ग्रामीण बिहार में रहती है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनका जो जीविका है, ये 85% लोगों की जो जीविका है बहुत ही ज्यादा कृषि और कृषि व्यवस्था पर निर्भर है। मींस more than 85% of the population of Bihar live in villages. It is important because most of the livelihood of such people are dependent on agriculture and its allied activities. Right students? तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखिएगा कि कार्यशील जोत ऑपरेशनल होल्डिंग्स पूरे इंडिया में और बिहार में भी कम होता जा रहा है। ऑपरेशनल होल्डिंग्स या कार्यशील जोतें की आकार पूरे भारत और बिहार भी इससे अछूता नहीं है, बिहार में भी कम होता जा रहा है। वो इसलिए भूमि की आकार इसलिए कम हो रही है क्योंकि पहले हम लोग, एक तरह से इसका एक कारण आप बोल सकते हैं कि पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसका बंटवारा होते चला जा रहा है। तो टाइटल जो है, भूमि का जो टाइटल है, भूमि का जो स्वामित्व है, भूमि यदि इकाई के रूप में बढ़ता चला जा रहा है। और ये तकनीक के आधार पर, यदि आप कृषि में तकनीक लगाएंगे तो उसके आधार पे उतना ज्यादा उत्तेजनक नहीं होता है। दिस इज कंसिडर्ड नॉट सो गुड फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ऑन दिस बेसिस लेट अस डिस्कस फर्दर। तो आप देखेंगे कि बिहार में 2010-11 में 1.619 करोड़
कार्यशील जोतें थी। 2010-11 में 1.619 करोड़ कार्यशील जोतें थी। इंग्लिश में हो गया 16.19 मिलियन। ये आपका 2010-11 में ये फिगर था। 2015-16 का फिगर देखिए, 2015-16 का फिगर देखिएगा तो 2015-16 में ये फिगर जो है, ये फिगर जो है ये फिगर जो है 16.41 मिलियन या 1.641 करोड़ 2015-16 में हो गया। तो आप देखिए कार्यशील जोतें बिहार में 2010-11 के आंकड़े के अनुसार 16.19 मिलियन था या 1.619 करोड़ था। 2015-16 में ये बढ़ के 16.41 मिलियन हो गया या 1.641 करोड़ हो गया। इसका मतलब इसको यदि वृद्धि में आप बताएंगे तो आप कह सकते हैं कि बिहार में 2010-11 से 2015-16 में 1.4% का वृद्धि हुआ। 1.4% का वृद्धि हुआ। Means you can say that an increase of 1.4% in operational holdings has taken place in Bihar. 1.4% increase, 1.4% का वृद्धि, कार्यशील जोते में वृद्धि, ऑपरेशनल होल्डिंग्स में वृद्धि का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो चूंकि आपका भूमि सीमित है, तो भूमि सीमित है तो कार्यशील जोते कैसे बढ़े? इसका अर्थ ये हुआ कि भूमि का और भी बंटवारा होते चला गया। यानी बहुत ज्यादा, पहले जो एक इकाई हुआ करता था उदाहरण के लिए, अब ये 2 या 3 इकाई में बट गया। पहले जो 1 यूनिट हुआ करता था बंटवारा के कारण 2 या 3 यूनिट में बट गया, इसलिए कार्यशील जोते में वृद्धि हुई। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? टेल मी। यदि समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, यदि समझ में आया तो विल गो फर्दर। यदि समझ में आया तो विल गो फर्दर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके। अब हम लोग बात करते हैं पूरा, यदि बिहार का पूरा भूमि को आप 100% करते हैं, पूरे बिहार की भूमि को 100% करते हैं, इफ यू टेक द लैंड इन बिहार एज 100%, तो इसमें हम लोग लघु और सीमांत किसानों का प्रतिशत देखते हैं। इसमें हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स का प्रतिशत देखते हैं। इसमें हम लोग लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत देखते हैं, और ये है आपका 97%। ये है आपका 97%। देखिए फिर से 2 कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एक है लैंड होल्डिंग्स, एक है भूमि जोत, और दूसरा है कार्यशील जोत जिसपे कि कृषि हो रहा है। तो यदि हम लोग भूमि जोत की बात करें और बिहार को हम लोग 100% दे भूमि जोत, तो इसमें सीमांत और लघु किसान 97% हैं भूमि जोत के अनुसार। लेकिन यदि कार्यशील जोते पे देखें, यदि ऑपरेशनल होल्डिंग्स पे देखें, तो यही लघु और सीमांत किसान, यही आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो प्रतिशत है वो 76% है। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग
कार्यशील, दिखाई दे रहा है कार्यशील। यदि कार्यशील जोतों की बात करें तो 76% जो है कार्यशील जोते लघु और सीमांत किसानों में वर्गीकरण होता है। समझ में आया पॉइंट? इस पॉइंट को समझ में आया? यदि समझ में आया तो विल गो अहेड, यदि समझ में आया तो वी विल गो अहेड, क्योंकि ये टेक्निकल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पीटी में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस में भी ये सब पॉइंट लिखेंगे तो जो है एक आगे बढ़ने का काम करता है। स्टूडेंट समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? ओके, समझ में आया? राइट? और जो हम लोग डाटा पे बात किए हैं, जो हम लोग डाटा पे बात किए हैं, उस पे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, उसमें हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि बिहार में सीमांत किसान और उसकी जोते में यदि हम लोग 2010-11 से और 2015-16 को 2010-11 का डाटा और 2015-16 का डाटा को यदि हम लोग तुलना करें तो सीमांत किसान के जोतों में 1.5% का वृद्धि हुआ है। 1.5% का वृद्धि हुआ है। सीमांत किसान के जोत में 2015-16 और 2010-11 के बीच में 1.5% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि an important conclusion is that holdings of marginal farmers have increased by 1.5% based on a data between 2010-11 and the agriculture year 2015-16। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? Are you getting me students? Are you getting me students? चलिए अब हम लोग दूसरे आयाम से देखते हैं। अब हम लोग परिवार की बात करते हैं। अब हम लोग हाउसहोल्ड्स की बात करते हैं, गृहस्थ है ना, घर। तो आपके बिहार में जो अर्ध मध्यम और मध्यम दिखाई दे रहा है, अर्ध मध्यम और मध्यम परिवार, अर्ध मध्यम और मध्यम परिवार किसान जोत के आधार पर, कार्यशील जोत के आधार पर ये परिवार 3% है। और इसको यदि हम लोग संख्या में व्यक्त करें तो इनके पास जो जमीन है 1507,000 हेक्टेयर है, 1507,000 हेक्टेयर है। और इसको यदि प्रतिशत में बात करें तो ये आपका बिहार के कुल भूमि का 23% भाग है। बिहार के कुल भूमि का 23% भाग है। अब इसी डाटा को दूसरे रूप में देख लीजिए। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट सेमी मीडियम एंड मीडियम
फैमिली हाउसहोल्ड्स, मीडियम फैमिली हाउसहोल्ड्स। हम लोग इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, कृषि जोत की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। तो ये बिहार में यदि प्रतिशत के रूप में देखेंगे, आबादी के प्रतिशत के रूप में, तो वो है 3%। लेकिन यदि आप इसको भूमि के हेक्टेयर के रूप में देखेंगे तो ये है आपका 1507,000 हेक्टेयर्स, 1507,000 हेक्टेयर्स। और यदि इसको लैंड के परसेंटेज के रूप में देखेंगे, भूमि के प्रतिशत के रूप में देखेंगे, तो ये है आपका 23%। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग? आगे बढ़ें। अब एक और निष्कर्ष है आपके पास। हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है वो है 2015-16 तक। बिहार सरकार भी 2015-16 के ही डाटा को इस्तेमाल करती है। तो 2015-16 का जो डाटा के आधार पर बिहार में जो औसत कृषि जोत है, एवरेज लैंड होल्डिंग्स है, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, किस शहर में आपके पास कितना जमीन है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा मकान है, कितना बड़ा महल है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, औसत कृषि जोत बिहार में वो है आपका 0.39 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब एक कॉन्सेप्ट बात किए थे, winners don't do different things. Winners don't do different things. They do the same thing differently. आप अपने मकसद में तभी सफल होंगे जब आप में समायोजन की प्रवृत्ति होगी। कहने का मतलब जब आपको कोऑर्डिनेट करने का शक्ति आएगा। जैसे कि एक कार है, कार में टायर कहीं और बनता है, स्टीयरिंग कोई और बनता है, सीट कहीं और बनता है, इंजन कहीं और बनता है, लेकिन उसको एक आदमी असेंबल करके मिला के एक कार का निर्माण कर देता है। तो आपको कार के निर्माण करने वाले बनना चाहिए। समायोजन हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़े थे, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की समीक्षा किए थे कि अभी तक जो इस कोड में जो आपका बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, किस हद तक सार्थक है। और इसमें हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में बात किए थे, जिसमें कि आपका संशोधन होने के बाद अब बेटियों को भी पिता के धन संपत्ति में अधिकार मिलता है। और हम लोग इसमें यह बात किए थे कि आज यदि हम लोग डाटा देखें तो हिंदू कोड बिल आने के बाद भी बेटियों का जो अधिकार है पूर्ण रूप से नहीं मिला है। इसी डाटा को जरा एग्रीकल्चर में मिलाइए, इसी डाटा को एग्रीकल्चर में मिलाइए, तो आप इस तरह का कोऑर्डिनेट करेंगे तो डेफिनेटली आपसे अच्छा आंसर किसी का नहीं होगा। तो लेट्स कम टू दिस, ठीक है। अब देखा गया है कि हम लोग किसान को 3 श्रेणी में बांटे हैं, 5 श्रेणी में बांटे हैं। उसमें से 3 श्रेणी का आपको हम डाटा बताते हैं। एक है आपका सीमांत, एक है आपका अर्ध मध्यम, और तीसरा है आपके बड़े किसान, ठीक है। ये है, एक है आपका मार्जिनल फार्मर, दूसरा है सेमी मीडियम फार्मर,
और तीसरा है आपके लार्ज फार्मर्स या बड़े किसान। और इसमें यदि आप देखेंगे, इसमें यदि जोत का आकार देखेंगे, जोत का आकार देखेंगे, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स देखेंगे, तो महिलाओं के पास जो औसत जमीन है वो पुरुषों से ज्यादा है। हम लोग यदि औसत जोत की बात करते हैं, एवरेज लैंड होल्डिंग्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल में, महिला और पुरुष में, तो सीमांत वर्ग में, अर्ध मध्यम वर्ग में और बड़े किसान में महिलाओं के पास जो भूमि है, कृषि जोत है, उसका औसत आकार पुरुषों से ज्यादा है। ये पहला है। लेकिन दूसरा जो सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है कि पूरे बिहार में यदि हम लोग भूमि जोत की बात करें, यदि हम लोग लैंड होल्डिंग्स की बात करें, तो सिर्फ 14.2% ही भूमि, 14.2% भूमि के स्वामित्व महिलाओं को मिला है। Only 14.2% of the land holdings in Bihar goes to females. Means female account only for 14.2% of land holdings in Bihar. इस डाटा को, इसको आप यदि हिंदू कोड बिल में इसको डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर पहले से बेटर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग करेंगे वो है प्रोडक्शन ट्रेंड्स ऑफ क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर, माने उत्पादन और उत्पादकता पे बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे प्रोडक्शन ट्रेंड्स पे, प्रोडक्ट पे बात करेंगे, उत्पादन कितना हुआ, उत्पादकता कितना है। तो अब हम लोग दूसरे आयाम के दृष्टि से बिहार के कृषि को देखेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो मेरे बच्चे हैं जिनसे हम फीस लिए हैं, जिन बच्चों का फीस मेरे पास पहुंचा हुआ है, तो आपका और मेरा रिलेशनशिप यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस कर सकें। यू शुड बी मोर सक्सेसफुल। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट आई डोंट थिंक that being irregular you are going to be a good student. So if you are irregular, I am most irregular for you. अब जो हम लोग टेस्ट सीरीज, चाहे आप जितने भी अच्छे हो, चाहे आप जितने भी हमको मदद करते हो, हम आपके ऋण से दबे हुए हो सकता है, but still I am not going to give you the question paper that we are starting from Monday. Make it for very sure. क्योंकि जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं बच्चों को हम बताएंगे ऑब्वियसली, और जो बच्चे क्लास में हैं, आप एक थिंकिंग एनिमल, थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, थिंकिंग क्रीचर बन जाइए, है ना। यू आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। आप एक अधिकारी हैं जो एक मानव है, और मानव को सोचना होता है टेक्निकल बिंदु पे, साइंटिफिक बिंदु पे, सामाजिक बिंदु पे, भौगोलिक पृष्ठभूमि में, इतिहास परंपरा के आधार पर। तो हर एक कॉन्सेप्ट को समायोजन करना जरूरी है। तो आई एम बीइंग वेरी सीरियस। आप ही के क्लास में से कुछ बच्चे जिस दिन आईएएस का फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, फिर आप समीक्षा करेंगे तो मेरी बात याद आपको आएगी। सो अगेन, टाइम एंड अगेन I am telling you, based upon my experience, based upon my interaction with different peoples in academics as well as in this examination field, I am telling you, I am narrating the experience of others also. Please
coordinate all the points. So we'll break for 5 minutes and we'll meet in another 5 minutes. Thank you.